हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज के विज्ञान की क्लास में। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये बलून्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आज हम यहाँ पर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आज जिन बच्चों का हैप्पी बर्थडे उनको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और हैप्पी बर्थडे साथ में। लेकिन अब मैं आपको बता दूँ कि ये बलून्स यहाँ पर आपको क्यों मैं लेके आई हूँ दिखाने के लिए। तो देखिए बच्चों, इसकी सहायता से आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे कि पौधों में पाया जाने वाला अलैंगिक जनन किस तरह से होता है। और यही है हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? पाठ 11 पौधों में जनन। इसके अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं पौधों में होने वाले अलैंगिक जनन और उसकी विधियों को भी साथ साथ हम आज समझेंगे। तो फिर आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बिल्कुल कुछ नया और हटकर। तो इंतजार किस बात का है, चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो जैसा कि बच्चों आपने देखा होगा कि कुत्तों के बच्चे कुत्ते होते हैं, इसी तरह से गाय का बच्चा गाय होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होता है। इसी तरह पक्षियों में भी पाया जाता है। आपने देखा होगा गौरैया का बच्चा गौरैया, कबूतर का बच्चा कबूतर, और आप देख सकते हैं डक यानी कि बतख है, उसके बच्चे भी बतख हैं सारे। इसी तरह से हम इंसानों में भी होता है। हम जैसे होते हैं हमारे बच्चे भी बिल्कुल उसी तरह से दिखाई देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर लड़का है तो वो पिता की तरह और लड़की है तो वो माँ की तरह। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम सभी जीव जंतुओं में अपने समान ही जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। तो माता पिता या जनक से संतति, संतति का अर्थ होता है संतान, संतान का जन्म जनन कहलाता है। अब आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि जनन की आवश्यकता क्या है? क्या हो पौधों में जनन ही ना हो या जीव जंतुओं में जनन ही ना हो तो इससे क्या हो जाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है बच्चों। इसकी आवश्यकता क्यों है? आपने अक्सर किसी न किसी से सुना होगा कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो अगर इसका हम तात्पर्य समझे कि राजा और रानी अगर उनके बच्चे ना होते आगे तो क्या होता? उनका वंश वहीं पे समाप्त हो जाता। इसी तरह से अगर शेर है और शेर के आगे बच्चे ना हो तो क्या होगा? उसकी जाति वहीं पर विलुप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम कोई भी जीव जंतु हो और इसी तरह से पौधों में भी अपने जीव की, अपने जाति की निरंतरता और साथ ही साथ अपने वंश को बनाए रखने के लिए जनन क्रिया की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि जनन की आवश्यकता क्यों होती है। अब हम बात करेंगे पौधे के विभिन्न अंगों की। तो जैसा कि आप सबने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा अपने कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं। तो आज हम उसी के आगे बढ़ने वाले हैं कि अधिकांश पौधों का शरीर किससे बना होता है? जड़, तना तथा पत्तियों से, और ये कहलाते हैं पौधे के कायिक अंग। इसी तरह से कुछ समय बाद क्या होता है? पौधे में पुष्प आने लगते हैं। तो ये फूल या पुष्प कहलाते हैं पौधे के जनन अंग। और इसी आधार पे पौधे दो तरह से आपके जनन करते हैं। जब कायिक अंगों की सहायता से जनन होता है तो उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन, और जब पुष्प या फूल जो आपके जनन अंग हैं इनकी सहायता से जनन होता है तो उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन में पौधे के किसी भी भाग जैसे कि जड़, तना तथा पत्तियों से जब नए पौधे का निर्माण, नया पौधा उससे उत्पन्न होता है तो इसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। पर यहाँ पर बीजों से जीव की उत्पत्ति, पौधे की, नए पौधे की उत्पत्ति नहीं होती है। फिर है लैंगिक जनन। जब लैंगिक जनन में नए पौधे बीजों के द्वारा ही इसमें उगाए जाते हैं तो इसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें पुष्प का बहुत बड़ा रोल होता है। अब लैंगिक जनन के बारे में हम चर्चा करेंगे अपनी अगली कक्षा में, और आज हम बात करने वाले हैं अलैंगिक जनन के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अलैंगिक जनन की विधियां, यहाँ पर अलैंगिक जनन की 4 विधियां हैं। पहला है मुकुलन द्वारा, दूसरा है खंडन द्वारा, फिर तीसरा है बीजाणु निर्माण, और लास्ट में है वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुकुलन। मुकुलन क्या है? देखिए बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में जब डबल रोटी को काफी दिनों तक घर में रख दीजिए तो क्या होता है? धीरे धीरे ब्रेड खराब होने लगती है ना। उसमें कुछ हरा हरा सा, कुछ व्हाइट सा, ग्रे, ब्लैकिश, अलग अलग कलर, किसी भी कलर का आपको देखा होगा फफूंद लग जाता है। कभी आपने उसको छू के देखा है? अगर आप उसको छू के देखें तो हाथ में पाउडर जैसा कुछ संरचना आपको लगेगा, कुछ पाउडर जैसा आ गया है।
तो ये फफूंद जो होती है जिसे हम कवक कहते हैं। तो ये ब्रेड जो होती है आपकी किससे बनती है? ये बनती है ईस्ट से। किससे बनती है? ईस्ट से। ईस्ट में जैसे ही इसको फेवरेबल यानी कि अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, बहुत तेजी से मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है और इतनी तेजी से होता है कि जो इसकी नई कोशिका होती है वो मात्र कोशिका से अलग हुए बिना ही एक लरी, जैसे माले की लरी होती है ना मोतियों की, उस तरह से आपस में चिपक जाते हैं। जैसा कि आप सामने ये देख सकते हैं, ये लरी के रूप में आपको दिखाई दे रही है संरचना। तो इस तरह से इसमें प्रजनन की क्रिया होती है। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये होता है। तो चलिए, जैसे आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में एक बलून है। अब ये बलून है जिसको हम समझेंगे कि ये ईस्ट की एक कोशिका है और इसको बस बीच से हम लोग इस तरह से लेंगे और देख सकते हैं इसको मैंने बीच से इस तरह फोल्ड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इससे एक बड़ी कोशिका थी और बड़ी कोशिका से आप देख सकते हैं ये एक छोटी कोशिका साथ में आ गई, यानी कि ये छोटा सा मुकुल निकल आया। यानी मात्र कोशिका में जब एक छोटा सा उभार जिसे हम मुकुल कहते हैं निकल आता है तो इसे हम क्या कहते हैं? मुकुलन। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? मुकुलन। इसी तरह से ये आगे फिर से जो ये कोशिका है ये फिर से इस तरह से बीच में इस तरह से डिवाइड हो जाएगी। और देखिए इसको मैं कोशिश करती हूँ करने की। देखिए इसको फिर से ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा ये मेरा बन चुका है यहाँ पे। और ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये मेरे पास 3 कोशिकाएं तैयार हो गई हैं। तो बस इसी तरह से ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सामने ये है मात्र कोशिका, इससे निकला आपका एक मुकुल और फिर इसके ऊपर निकल गया ये दूसरा मुकुल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों ये कितनी अच्छी सी ईस्ट कोशिका आपको दिखाई दे रही। बस इसी तरह से प्रजनन आपका होता है मुकुलन का। तो क्या होता है, पहले एक मात्र कोशिका, फिर उसके ऊपर एक और मुकुल आया और फिर इसके ऊपर एक और मुकुल आया। उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ से इससे अलग होकर गिर जाते हैं और ये अलग होकर एक नए जीव की तरह कार्य करने लगता है। तो इस तरह से ये मुकुलन जो है पाया जाता है ईस्ट में। अब इसके बाद हम बात करेंगे खंडन की। खंडन क्या है? तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये आपको एक स्ट्रिप दिखाई दे रही है। ये सब आप लोग बर्थडे में लगाते होंगे इस तरह के स्ट्रिप्स। तो आज इससे हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, इससे आप देखेंगे खंडन की प्रक्रिया कैसे होती है। मैंने इसको लिया इस तरह से ये इसको अलग कर दिया, बस यही खंडन है। खंडन का मतलब क्या होता है, किसी एक पूरे जो उसकी बॉडी थी उसकी बस इसको 2 या अधिक भागों में इस तरह से अलग कर देना, ये क्या होता है, यही है खंडन। अब आप जैसा कि देख सकते हैं इसके हर भाग में ये आपको गोल गोल से ये क्या है, इसके केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसका हर एक पार्ट देख रहा आपको, ये एक जीव की तरह कार्य करता है और इसकी वजह से धीरे धीरे इसमें ये वृद्धि करता है और एक पूर्ण जीव की तरह कार्य करता है और एक नया जीव तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ये होती है हमारी खंडन की प्रोसेस। खंडन पाया किस में जाता है, ये पाया जाता है स्पाइरोगाइरा। आप देखा होगा आपने कि जब तालाबों में देखा हो, कोई पुराना तालाब हो या बहुत दिनों से जहाँ सफाई ना हुई हो, तो हरे हरे गुच्छे टाइप के आपको दिखते हैं, पेड़ों पौधों के छोटे छोटे से होते हैं और वो जो तंतु जैसी संरचना होती है वही कहलाती है स्पाइरोगाइरा। इसी तरह से बच्चों जब आपने अभी इस खंडन पढ़ा और खंडन के अलावा आपने मुकुलन पढ़ा, तो जैसे ब्रेड में भी था, उसमें मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे फंगस होते हैं तो उसमें कवक तंतु पाए जाते हैं। तो इसको मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जैसा कि आप सामने ये देख सकते हैं, ये आपको ब्रेड दिखाई दे रही है और ब्रेड में ये आप देख सकते हैं जैसा कि ये हरे हरे से फंगस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये घरों में आपने देखा होगा, जिसे हम बोलते हैं फफूंद। ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपको हरी हरी यहाँ पर ये फफूंद दिखाई दे रही होगी। अब इसकी हम संरचना को अगर बड़ी उसमें मॉडल के रूप में देखें तो देखेंगे आप ये संरचना हमें दिखाई देगी। क्या होता है इसकी संरचना में, इस तरह से लंबे लंबे ये तंतु होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कवक तंतु। क्या बोलते हैं हम इसको, कवक तंतु। और नीचे इस तरह से इसमें ये रूट्स होती हैं यानी कि जड़ें होती हैं और इसके ऊपर ये इस तरह से सिरे इसके फूले हुए होते हैं। अब इन फूले हुए सिरों में अंदर छोटे छोटे से संरचनाएं होती हैं जिसे हम कहते हैं बीजाणु, जो इसके अंदर भरे हुए हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही इसमें ये फटता है या बोल सकते हैं इसमें स्फुटन जैसा होता है, इसके अंदर से निकलते हैं बीजाणु।
यही वजह है कि जब हम कवक को काफी दिनों के बाद अगर हम इस तरह से हाथ से छुएंगे तो देख रही है मेरे हाथों में निकल के आ गया हरा ही, देखिए मैंने किया तो ये इस तरह से पाउडर जैसा आता है। तो ये जो पाउडर जैसा हमको फील होता है ये होते हैं बीजाणु जो कि इसके अंदर भरे होते हैं। तो ये हो कहलाती, ये जो फंगस है आपको जिसे हम राइजोपस भी कहते हैं, उसकी ये पूरी संरचना इस तरह से होती है जिसमें क्या क्या पाए जाते हैं, ये कवक तंतु और साथ में ऊपरी सिरे फूले होते हैं जिसके अंदर होता है बीजाणु। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि क्या संरचना होती है फंगस की यानी कि राइजोपस की जो कि ब्रेड में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, हम खंडन की बात कर रहे थे। तो खंडन में जैसा कि आप सामने देख सकते हैं ये एक पूरा स्पाइरोगायरा है और इसके बाद हर पार्ट में ये देख सकते हैं आप न्यूक्लियस है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है न्यूक्लियस, फिर यहाँ भी न्यूक्लियस है और इसके हर एक पार्ट में एक एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही इसको यहाँ बीच से ये सेप्टा लिखा है मीन्स यहाँ पे इस तरह से में छोटी छोटी प्लेट्स जैसी पाई जाती हैं और जैसे ही ये यहाँ से अलग हुआ तो आप देख सकते हैं इसका हर एक पार्ट यानी ये अलग जीव की तरह कार्य करेगा और ये एक अलग जीव की तरह कार्य करेगा और इसमें वृद्धि हो जाएगी और इसमें भी वृद्धि हो जाएगी। यानी कि जब एक सरल बहुकोशिकीय जीव खंडन यानी कि 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और हर एक उसका टुकड़ा, हर एक उसका पार्ट एक पूर्ण जीव की तरह विकसित होकर कार्य करने लगता है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है खंडन। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमने अभी आपको जैसे हमने देखा बीजाणु, अभी मैंने आपको समझाया कि बीजाणु निर्माण द्वारा किस तरह से प्रजनन होता है। तो इसके लिए आप वही मैंने बताया अभी आपको कुछ देर पहले कवक तंतु जो कि आप समझ चुके हैं अभी पूर्व में कि ब्रेड की संरचना में आपको मैंने दिखाया कि छोटे छोटे कवक तंतु होते हैं जो कि आप देख सकते हैं अभी ये सामने है, ये है कवक तंतु और इसके ऊपर ये जो फूला हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियम और इसके अंदर फिल होते हैं, ये देख सकते हैं आप छोटे छोटे से ये होते हैं बीजाणु और जैसे ही ये इस तरह फटता है इसमें स्फुटन होता है, इसमें से ये बाहर निकल जाते हैं और इसके अंदर ये भी बीजाणु रहते हैं या जब ये बाहर निकलते हैं तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं, इनमें कोई ग्रोथ नहीं होती है लेकिन ये सुरक्षित रहते हैं और जैसे ही इनको कोई अपने लायक अनुकूल स्थान मिलता है या हवा द्वारा ये नम स्थान पर उड़कर पहुंचते हैं, इसमें क्या होता है अंकुरण शुरू हो जाता है। और जो संरचना मैंने आपको ये दिखाई थी सामने मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं यही संरचना है, इसका ये मॉडल है और जैसे ही इसको फिर से अनुकूल परिस्थितियां इन बीजाणुओं को मिलती है ये यहाँ जाएंगे बीजाणु यहाँ पर और ये फिर से इस तरह से नए पौधे को, इस तरह से नए फंगस को जन्म देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये इसका मॉडल है कि जिस तरह से ये कवक तंतु है, ये इसके ऊपर ये फूला वाला हिस्सा ये है आपका स्पोरेंजियम और इसके अंदर फिल है छोटे छोटे से बीजाणु जो कि हैं ये। और फिर जैसे ही इसको मिलता है अनुकूलन, आपके अनुसार इसको कैसा मिलना चाहिए, अनुकूल परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेड के लिए अगर ब्रेड आपकी खराब होती है तो क्या होता है, क्योंकि जब काफ़ी टाइम तक नमी लग रही हो किसी भी चीज़ में और उसको आप बहुत दिन तक जब वो बासी हो जाता है खाना तो धीरे धीरे अपने आप ही उसमें सफ़ेद रंग के हरे रंग के फंगस आ जाते हैं। तो यानी इसको परिस्थितियाँ चाहिए होती कैसी, नम। तो जैसे ही ये वायु द्वारा नम परिस्थितियों में पहुँचता है इसमें अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। तो ये है आपका बीजाणु के द्वारा होने वाला अलैंगिक प्रजनन की ये विधि है। अब हम आगे बढ़ेंगे, वर्धी प्रजनन। वर्धी जिसके नाम में ही है वर्धी, वर्धी का मतलब होता है जिसमें वृद्धि हो। वर्धी प्रजनन यानी कि कायिक प्रवर्धन, इसमें पौधे के उन भागों की हम बात करेंगे जिसमें लगातार वृद्धि होती है। यानी कि वो कौन से पार्ट है, पहला हो गया जड़, फिर तना और तीसरा पत्ती। तीनों भाग पौधे के ये ऐसे हैं जहाँ पे लगातार वृद्धि होती रहती है और इन्हीं तीनों हिस्सों से जब नए पौधे का निर्माण होता है तो ये कहलाता है वर्धी प्रजनन। तो इसमें जब मैंने आपको 3 विधियां बताई हैं तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, जड़ की। अब देखिए जड़ में ये क्या है आपकी शकरकंद, ये जड़ है। शकरकंद की तरह ही डहेलिया, सतावर, इन सब में पाया जाता है कौन सा जनन, इसमें होता है जड़ों के द्वारा वर्धी जनन। अब इसके बाद हम बात करेंगे तने की। तो आलू बच्चों आप सबने देखा होगा, चलिए मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरे हाथ में आलू। आलू क्या है, आलू भी है एक तना
और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये छोटी छोटी सी इसमें जो होती है ना, ये इसको मैं आपको डार्क करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ये होती हैं इसकी आंखें। चलिए इसको हम देख लेते हैं एक बार ध्यान से। ये इस तरह से दिख रहा है आपको, अगर आपने देखा होगा घरों में तो ये इस तरह से क्या होता है, ये इसमें बनी होती है आंख जैसी संरचना, और ये हर एक भाग से एक नया पौधा इसमें से उत्पन्न हो सकता है। अब आपको ऐसे इसको लगा सकते हैं, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कुछ देर बाद। तो देखिए आलू होता है, ये हमारा तना होता है और इसकी हर एक आंख वाले पार्ट से एक नया पौधा जन्म लेता है। तो ये तनों द्वारा होने वाला वर्धी प्रजनन है। फिर हम बात करेंगे पत्तियों के द्वारा किस प्रकार वर्धी प्रजनन होता है। तो जैसा कि चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है एक बड़ी सी पत्ती, और शायद बहुत से बच्चे आप में से इसको जानते भी होंगे। ये किसकी पत्ती है? अजूबा की। ये देख सकते हैं पिक्चर, ये इस तरह से ये मैं आपको सामने दिखा रही हूँ। इन पत्तियों के सिरे पे आप देख रहे हैं छोटे छोटी सी कलिकाएं, छोटे छोटे से पौधे निकले हुए हैं जिसमें कि जड़ें भी हैं और साथ में छोटे छोटे से लीव्स हैं। सेम यही चीज आपको मैं सामने दिखा रही हूँ। ये छोटे छोटे से पौधे दिख रहे हैं आपको और उसमें छोटी छोटी सी जड़ें हैं। तो एक बड़ी पत्ती से उसके साइड में से छोटे छोटे से पौधे निकलने लगते हैं। फिर क्या होता है, फिर ये पौधा जैसे इसमें से ये निकल के इस तरह से, और ये जहां भी गिरेगा ये पौधा एक नए पौधे की तरह कार्य करने लगेगा। तो इसी तरह से इसमें ये जितने भी छोटे छोटे पौधे आपको दिख रहे हैं, ये हर एक छोटा पौधा इस पत्ती से अलग होकर एक नए पौधे की तरह कार्य करने लगता है। तो ये होता है पत्तियों द्वारा वर्धी प्रजनन, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि वर्धी प्रजनन 3 तरह का होता है, जिसमें ये है पत्तियों से होने वाला वर्धी प्रजनन, और ये आपका जड़ों से है, और ये है आपका तने से। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी गन्ने का। गन्ने में भी, और इसी तरह अदरक आप देख सकते हैं, इसमें भी जो आपको जितनी ये गांठें दिखाई देती हैं, इसमें हर जगह से एक नया पौधा निकलता है। अब गन्ने का पौधा तो आप सबने देखा ही होगा, गन्ना भी सब जानते बच्चे, इस तरह से कुछ होता है। अगर हम इसका एक पार्ट ले लें, यानी कि जिसमें सिर्फ ये जो गांठ वाला पोर्शन है ये अगर आ रहा हो, और इसको आप जमीन में लगा दें, तो क्या होगा, कुछ समय बाद यहाँ से इस तरह से पत्तियां इसमें ग्रो करने लगेंगी। यानी कि सिर्फ एक छोटा सा, यानी एक गन्ने में अगर 5 से 6 गांठें हैं, तो सोचिए उसमें से कितने पौधे, यानी एक गन्ने से कम 5 से 6 नए पौधे आपके उत्पन्न होंगे। तो ये बच्चों होता है पौधों में पाए जाने वाला वर्धी प्रजनन। अब हम जानेंगे कि वर्धी प्रजनन के लाभ क्या हैं। हमने इतना सब तो पढ़ लिया, लेकिन आखिर इससे क्या फायदा वर्धी प्रजनन से? तो इसके बहुत सारे लाभ है। देखिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, वर्धी प्रजनन से उत्पन्न पौधे जनक पौधे के समान ही होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, समान होना। समान तब होता है, उसमें बिल्कुल जरा सा भी दूसरे गुण क्यों नहीं होते? क्योंकि वो अपने ही मात्र पौधे, यानी उसी पौधे के जड़, तना या पत्ती से उत्पन्न होता है। तो इसीलिए उसमें अपने जो मात्र उसका जो जनक पौधा होता है वो बिल्कुल हूबहू बिल्कुल समान होता है, उसके जैसा ही होता है। अब जब समान होता है तो क्या होगा, उसमें उसके उसी पौधे को गुणों को बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब समान है तो जो गुण उसके मात्र पौधे में होंगे वही गुण उसके संतति पौधे में भी होंगे, नए पौधे में भी होंगे, वो बिल्कुल अपने पुराने पौधे जैसा ही होगा। अब इससे क्या होता है, इस विधि से उत्पन्न पौधे में पुष्प और फल बहुत ही कम समय में लगते हैं। इसमें जल्दी फूल आते हैं और जल्दी फल लगते हैं। फिर क्या होता है, बीजों से उत्पन्न पौधों की तुलना में इन्हें बहुत ही कम देखरेख की आवश्यकता होती है। जो लैंगिक प्रजनन द्वारा पौधे होते हैं उसमें थोड़ा ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ती है कंपेयर टू इसके। फिर ऐसे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, जैसे कि केला, गुलाब और चमेली, ये इस तरह के पौधे हैं। आपने पता होगा आपको, केले में बीज नहीं होते हैं, तो अब ऐसे पौधों को हम कैसे उगाएं? सोचिए, बीज तो नहीं है तो क्या होगा, केले के पौधे क्या आगे खत्म? तो उसकी हम जाति को आगे बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, उसमें हम कराएंगे वर्धी प्रजनन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन पौधों के लिए जिनमें कि बीज होते ही नहीं है, तो हम उसके किसी भी पार्ट से वर्धी प्रजनन के द्वारा उसकी हम प्रजाति को आगे बनाए रख सकते हैं और वो पौधा अपने समान ही नए संतति को जन्म दे सकता है। तो ये है हमारे वर्धी जनन के लाभ। अब हम आगे बढ़ेंगे कृत्रिम प्रवर्धन की ओर,
ये वो विधियां थी जो प्राकृतिक तौर पे नेचर के द्वारा होती हैं। अब हम बात करेंगे कृत्रिम। देखिए बच्चों, कृत्रिम शब्द आते ही एक शब्द हमारे दिमाग में आता है कृत्रिम, यानी कि आर्टिफिशियल, यानी कि मानव निर्मित। कोई भी चीज अगर कृत्रिम है यानी कि आर्टिफिशियल है तो वो हमारे द्वारा की गई है, मानवों के द्वारा की गई है। अगर प्रकृति के द्वारा है तो प्राकृतिक, और अगर मानव के द्वारा की गई है तो वो चीज है कृत्रिम। तो देखिए पौधों का कृत्रिम प्रवर्धन क्या होता है। देखिए बच्चों, मानव निर्मित विधियों द्वारा एक पौधे से कई पौधों को उत्पन्न करने का प्रक्रम पौधों का कृत्रिम प्रवर्धन कहलाता है। जब एक ही पौधे से हम कुछ ऐसा करें कि अलग अलग तरह के कई पौधे आ जाएं, कलर हम एक पौधे में चाहते हैं कि 2 रंग के फूल आ जाएं, या कुछ हम इस तरह का करना चाहते हैं, तो ये सारी विधियां आती हैं आपकी कृत्रिम प्रवर्धन में। अब इसके अंतर्गत हम 3 तरह की विधियों का उपयोग करते हैं। पहला है आरोपण द्वारा, फिर है दाब कलम, और इसके बाद कलम लगाना। जैसा सब आप देख सकते हैं, आरोपण, आरोपण शब्द जो बना है वो है आरोपित से बना है। आरोपित का मतलब होता है किसी चीज को लगाना। तो आरोपण के द्वारा हम किस में करते हैं, देखिए गुलाब, गुलदावदी, गन्ना और अंगूर आदि में। इसी तरह से दाब कलम, कलम तो ठीक है, दाब का मतलब क्या होता है, किसी चीज को दबाना। तो जब हम उसमें दबाते हैं यानी कि उसको किसी न किसी चीज से उसके ऊपर हम प्रेशर देते हैं, तो उसके बाद जो नया पौधा निकलता है उससे हम कहेंगे दाब कलम लगाना, जो अभी मैं आपको समझाऊंगी। ये चमेली, स्ट्रॉबेरी, नींबू और अमरूद आदि में